फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पे मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। परीक्षाएं अभी हालांकि दूर हैं क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे हथियार बंद कर दिए जाएं, रख दिए जाएं। आप पढ़ाई लगातार करते रहिए और ओनली यूपीएससी लगातार देखते रहिए। यहाँ पर आपको हम लगातार मेहनत करते हैं, आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, जो आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारी वेबसाइट है www.onlyupsc.in। वहाँ पर आप जाइए, आपको बहुत सारे पीडीएफ, करंट अफेयर्स सब पढ़ने को मिल जाएंगे। वर्ड हिस्ट्री के बहुत सारे नोट्स भी हमने वहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसको आप डाउनलोड कीजिए और आप पढ़ते रहिए। आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी के बारे में, जिसका चर्चा अनुच्छेद 350 ख में है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर पर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल एक साथ में हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। जैसा कि मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपने वित्त आयोग पढ़ा, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा, उसी क्रम में ये आगे एक विशेष अधिकारी होता है जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये पीडीएफ पूरा मैंने आज तैयार किया आपके लिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा इसको पढ़िए और साथ ही साथ थोड़ा वक्त निकाल करके इसको शेयर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और मेहनत करने का मन करे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अब इसके संवैधानिक उपबंध की बात कर लेते हैं कि संवैधानिक उपबंध इसका क्या है। मूल रूप में भारत के संविधान में इसका उपबंध नहीं है। इसका मतलब कि ये संवैधानिक नहीं है। जिस चीज का जिक्र संविधान में मूल रूप से नहीं होता है वो संवैधानिक नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन है कि मूल रूप से भारत के संविधान में इसका उपबंध नहीं है, लेकिन आगे के लाइन में आप देख सकते हैं कि बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 ने इस संबंध में सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग का बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, उसके बाद में 1950 में आपका संविधान लागू होता है और फिर वहां से कई आंदोलन शुरू हो जाते हैं राज्यों को बनाने के लिए। भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का मांग होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। उसके एक बड़े नेता की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है, तो उसी के लिए पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस बात का उसमें जिक्र किया गया कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ बात की जाए, उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए। तो इसी आयोग ने सिफारिश किया था और उस सिफारिश को आगे माना गया और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 में, इसको आप जो महत्वपूर्ण चीज को आप नोट करते हुए चलेंगे, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। 350 ख जोड़ा गया, यानी कि संविधान में मूलतः इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसने सिफारिश की और उस सिफारिश के मद्देनजर 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद में संविधान के भाग 17 में 350 ख नामक एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जिसमें निम्न प्रावधान है। ये प्रावधान क्या क्या है इनको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रावधान क्या है, देखिए आप। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अधिकारी की बात की गई कि एक अधिकारी हो जो उसको लीड करे, उसका काम करे, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। जो दूसरा रिकमेंडेशन है, इस अधिकारी का कार्य यह होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के सभी हितों के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जो कि राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा तथा संबंधित राज्यों को भी भेजेगा। इसका मतलब आसान भाषा में क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो वो अधिकारी, जिस अधिकारी की बात की जा रही है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जिस अधिकारी की बात की जा रही है, वह अधिकारी काम क्या करेगा? जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं
उनके वर्ग के जो जितने भी हित वाली बात है, यानी कि जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं या कानूनी जो उनके अधिकार हैं, उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेगा। और जिस राज्य में कोई मामला, जैसे मान लीजिए किसी राज्य की बात हो रही, वहां पर किसी वर्ग की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति संसद में भी रखेगा और उसके बाद में संबंधित राज्य को भी भेजेगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे देखते हैं, एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्त, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी कि जो अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया उसमें यहाँ पर योग्यता, सेवा शर्त, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ता, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकारी होगा, ये जो सारी चीजें हैं, इसकी कोई बात वहां पर नहीं की गई है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति उसको तय करे। और आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का मतलब कैबिनेट होता है, कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। यानी कि जो सरकार होगी, जो केंद्र सरकार होगी, वो तय करेगी कि उनकी योग्यता, सेवा शर्त और कार्यकाल एवं वेतन क्या होगा। अब इसके गठन की बात कर लेते हैं कि इसका गठन किस प्रकार होगा। इस अधिकारी को आयुक्त कहा जाएगा। आयुक्त का अंग्रेजी क्या होता है? कमिश्नर। कमिश्नर शब्द आप खूब सुनते होंगे, आयुक्त शब्द कम लोग प्रयोग करते हैं। तो कमिश्नर होता है, आयुक्त का अंग्रेजी कमिश्नर होता है। तो इस अधिकारी को आयुक्त कहा जाएगा, या अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो कमिश्नर कहा जाएगा। इसके साथ एक उप आयुक्त तथा सहायक आयुक्त भी होंगे। यानी कि इसका गठन किस प्रकार होगा कि ये जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, उसमें एक आयुक्त होगा, यानी कि एक कमिश्नर होगा। इसके साथ एक उप आयुक्त होगा, यानी कि सब कमिश्नर होगा, और एक सहायक आयुक्त होगा। तो ये 3 प्रकार के पद इसमें सृजित हुए जो इसमें होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से इसको नोट भी कर लेंगे आप अपने नोट्स में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसका मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। जो इसकी ऑफिस है उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। तथा बेलगाम, बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेलगाम में एक चीज और फेमस है, क्या है? यहाँ पर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और एकमात्र कांग्रेस के सदस्य की अध्यक्षता गांधी ने की थी, वो भी बेलगाम कर्नाटक की थी। तो यहाँ पर संविधान के साथ साथ आपको इतिहास के भी एक सवाल हमने बता दिए, क्लियर करवा दिए। तो जो ये एक इसका मुख्यालय देखा आपने कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और जो क्षेत्रीय इसके कार्यालय है, एक बेलगाम कर्नाटक में है, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु में है, तीसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यानी कि 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक इसका मुख्यालय है जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप आयुक्त होगा। जैसा कि शुरुआत में जब गठन मैं आपको पढ़ा रहा था अभी ऊपर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक आयुक्त होगा, उप आयुक्त होंगे एवं सहायक आयुक्त होंगे। तो जो क्षेत्रीय कार्यालय है उस ऑफिस में जो हेड होता है वो उप आयुक्त होता है, यानी कि सब कमिश्नर होता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बहुत बार सवाल आया है, और खासकर यूपीएससी वो हमेशा नोडल मंत्रालय के बारे में सवाल जरूर पूछती है। जब वो कोई सवाल पूछती है तो उसका एक स्टेटमेंट नोडल मंत्रालय के लिए जरूर होता है। वो पूछती है कि जिस संस्था के बारे में सवाल पूछ रही है उसका नोडल मंत्रालय क्या है। कई बार एक संस्था कई नोडल मंत्रालय के अंदर काम करती है, तो इसलिए नोडल मंत्रालय को आप हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। तो केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। यानी कि जो आयुक्त है वो अपना प्रतिवेदन पहले अपने बॉस को भेजेगा। उसका बॉस कौन है? अल्पसंख्यक मंत्री या अल्पसंख्यक मंत्रालय। और उसका बॉस क्या करेगा? उसको आगे प्रेषित कर देगा किसके पास? पूरे भारत के बॉस के पास, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के पास में। तो ये एक तरीका होता है, एक हायरार्की होता है जिसमें ये काम होता है। आगे देखते हैं इनका कार्य क्या है।
भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षा प्रदान की गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या नियमों के माध्यम से, सारी चीजें संविधान में तो लिखी नहीं है, उसके संविधान के आधार पर बहुत सारे संसद में नियम बनाए जाते हैं। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भी संविधान में प्रावधान है या नियमों के माध्यम से जो प्रावधान किया गया है उन सब पर नजर बना के रखना है, ये इनका काम होता है। दूसरा काम इनका क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। यानी कि वही मामला जो आपको मैं ऊपर कई बार बता चुका हूं कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई जितनी भी संवैधानिक सुविधाएं हैं या राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा है, उन सारे मामलों को राष्ट्रपति को भेजना है, एक प्रतिवेदन बना करके राष्ट्रपति को भेजना होता है। आगे इसका उद्देश्य क्या है, हर संगठन का एक उद्देश्य होता है। अगर कोई संस्था बनाई जाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका काम होता है। उसका काम क्या है, तो समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, जिसमें सब लोग सम्मिलित हों। किसी समाज का समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि उस समाज के सभी व्यक्ति उसमें सम्मिलित हों। तो समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो छोटा कम्युनिटी है, जो कोई अलग भाषा बोलता है, उसका भी विकास में, जो विकास चल रहा है समाज में, उसकी भागीदारी बराबर सुनिश्चित हो। ये उद्देश्य है इस अधिकारी का, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी का, कि उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करवाए। क्यों? क्योंकि समावेशी विकास की अवधारणा को पूरा किया जा सके, उस उद्देश्य को हासिल किया जा सके। दूसरा क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। यानी कि कई बार होता क्या है कि संविधान में बहुत सारे अधिकार आपको दे दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन सबको वो अधिकार पता नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है, इस वर्ग को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना, उनको बताना बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से। ये जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकारी है, इसका काम होगा कि वो उनको जागरूक करे, उनको उनके अधिकार के बारे में बताए। तीसरा क्या है, तीसरा भी देख लेते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक की जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, उनकी शिकायतों का निवारण करना। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी कम्युनिटियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जो झारखंड या मध्य प्रदेश या उड़ीसा के किसी छोटे से जंगल में रहती है, जब वो भारत के किसी अन्य कोने में आए और वो चूंकि उसकी भाषा जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, वो आज के आपके मॉडर्न सोसाइटी से बहुत अलग है, तो वो यहाँ पर जब आए तो उनको बराबर सुरक्षा प्रदान करना और जब उनके अधिकारों का हनन हो तो उनके लिए काम करना, उनकी पहुंच को हर जगह पर बढ़ाना, ताकि वो भारत में आबाद रूप से कार्य कर सकें और पूरे भारतीय समाज के साथ जुड़ सकें। तो ये पूरा इनका उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से आपने भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी के काम, उसके संगठन, उसकी संवैधानिक स्थिति सबको समझ लिया। हर परीक्षा में लगभग 1 से 2 सवाल यहाँ से आते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। तो हमारी इस मेहनत को आप साकार कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन आपसे ये है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते रहें। धन्यवाद।